हेलो फ्रेंड्स, टीम समरल सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीडीपी के क्लास 1 के दूसरे पार्ट में बढ़ेंगे और पिछला क्लास हम लोगों ने जहां ख़त्म किया था उसके आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वहां तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी। अब उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें जो बाकी के छूटे हुए टॉपिक्स बचे हुए थे अब उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिपक्वता बनाम अधिगम को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि परिपक्वता क्या है और अधिगम क्या है और इन दोनों के बीच क्या संबंध है। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी और अधिगम का मतलब लर्निंग। अब इन दोनों में क्या संबंध है इसको ज़रा सा यहाँ पे देख लेंगे। परिपक्वता बनाम अधिगम। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों कारक हैं परिपक्वता तथा अधिगम। ठीक है, अब परिपक्वता क्या है और अधिगम क्या है इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परिपक्वता का संबंध बच्चों की आनुवंशिकता से है। ठीक है, परिपक्वता का जो संबंध है वह बच्चों की आनुवंशिकता से, जेनेटिक्स से है और सीखने का संबंध उनके वातावरण से है। अर्थात बच्चे जो कुछ अपने माता पिता पूर्वजों से हासिल करते हैं वह परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, जबकि वातावरण से जो कुछ वे ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं, वह लर्निंग कहलाता है। विकास में आनुवंशिकता का महत्व कितना है और किस हद तक विकास वातावरण पर निर्भर करता है, यह एक बड़े विवाद का विषय भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया है संदर्भ में। तो परिपक्वता को हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि परिपक्वता क्या है। प्राणी में जो विशेषताएं आनुवंशिकता द्वारा जीन के माध्यम से प्राप्त होती हैं वे कालक्रम में स्वतः एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट होती जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि हम अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से जो जीन के माध्यम से प्राप्त करते हैं वे कालक्रम में स्वतः एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट होती जाती हैं। आनुवांशिक गुणों के इसी क्रमिक और स्वतः विकसित होने की प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। बच्चों की जातिगत विशेषताएं जैसे रेंगना, खिसकना, बैठना, चलना इत्यादि परिपक्वता द्वारा ही विकसित होती हैं। परिपक्वता द्वारा विकसित होने वाले गुणों की विकास गति को प्रशिक्षण से बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि बच्चों की स्वाभाविक गतियों, हाथ पांव चलाने, रेंगने, खिसकने आदि को रोक दें तो परिपक्वन से प्राप्त होने वाले ये गुण कुछ देर से विकसित होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। तो कुछ विशेषताएं किसी किसी व्यक्ति में होती हैं, संपूर्ण जाति में नहीं होती हैं। ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं जो व्यक्ति के प्रयास से उत्पन्न होती हैं, ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं जो व्यक्ति के प्रयास से उत्पन्न होती हैं, सीखने या अधिगम का परिणाम मानी जाती हैं। अभ्यास करके व्यवहारों में कुछ परिवर्तन लाने या नए व्यवहार प्राप्त करने को सीखना या अधिगम कहते हैं। पहले भी हम लोगों ने जब चर्चा किया था अधिगम के ऊपर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यास करके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने या नए व्यवहार प्राप्त करने को सीखना कहते हैं। लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, अंग्रेजी बोलना इत्यादि ये सब सीखने के उदाहरण हैं। यदि बच्चा प्रयास करने से योग्यता भी अधिक विकसित होगी। कहने का यह मतलब है कि बच्चा जितना ज़्यादा प्रयास करेगा, वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, उसके सीखने की योग्यता उतनी ही ज़्यादा विकसित होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि परिपक्वता तथा अधिगम में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको ज़रा सा देखेंगे। परिपक्वता और अधिगम दोनों ही बाल विकास के आधार हैं। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं से बच्चों में नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और बच्चों के विकास में इन दोनों ही प्रक्रियाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अंतर क्या है? पहला अंतर देखेंगे कि परिपक्वता से होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों के लिए बच्चों को किसी प्रकार के अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ये परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं। ठीक है,
इसके विपरीत सीखने के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। यदि बच्चे स्वयं प्रयास नहीं करें तो अधिगम से होने वाले विकासात्मक परिवर्तन नहीं होंगे। अब इसके आगे देखते हैं दूसरा जो भेद है, परिपक्वता से बच्चों की शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन आते हैं, जैसे कि शरीर का आकार बड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना इत्यादि। इसके विपरीत सीखने के कारण बच्चों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जैसे लंबे लंबे वाक्य बोलना, नई भाषा को सीखना, व्यवहार संबंध परिवर्तन उत्पन्न होना इत्यादि। अब इसके बाद तीसरा देखेंगे कि परिपक्वता से होने वाले विकास का एक निश्चित समय होता है और इसकी एक निश्चित गति भी होती है। समय से पहले हमारी आपकी कोशिश से बच्चा खड़ा नहीं होगा। जब परिपक्वता एक निश्चित मात्रा में हो जाएगी तो बिना प्रयास के ही बच्चा स्वयं खड़ा होने लगेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि परिपक्वन की गति को हम अपनी इच्छा से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके विपरीत सीखने की गति घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यदि 1 घंटा रोजाना प्रयास करने से बच्चा जो है 10 दिन में साइकिल चढ़ना सीखता है तो 2 घंटा प्रयास करने पर बहुत कम ही दिनों में सीख जाएगा। या इसको ऐसे देखें कि यदि आप कोई अन्य प्रशिक्षण लेते हैं, किसी अन्य चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं, तो वहाँ भी आप देखोगे यदि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आप कम समय में सीख जाओगे। वहीं कम समय देने पर सीखने में ज़्यादा समय लग सकता है। अब इसके बाद देखेंगे कि परिपक्वता से होने वाले परिवर्तनों से संपूर्ण जाति के सभी सदस्यों में समानताएं उत्पन्न होती हैं। सभी बच्चे एक विशेष आयु में बैठने लगते हैं, लगभग एक ही आयु में खड़े होते हैं इत्यादि। इसके विपरीत सीखने के कारण बच्चों में भेद उत्पन्न होते हैं। किसी ने 4 वर्ष में लिखना सीखा और किसी को उम्र भर लिखना नहीं आया, क्योंकि उसने नहीं सीखा। यदि बच्चों पर से सीखने के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए तो बच्चों में केवल समानताएं ही होंगी, व्यक्तिगत भिन्नता बहुत कम रह जाएंगी। अगला भेद है परिपक्वता का संबंध बच्चे की आनुवांशिकता से है। परिपक्वता का संबंध बच्चे की आनुवांशिकता से है। आनुवांशिक विशेषताएं परिपक्वन से प्रकट होती हैं। इसके विपरीत अधिगम से वातावरण का परिचय मिलता है। वातावरण के उद्दीपनों के अनुरूप ही बच्चा सीखता है। अधिक उद्दीपन वाले वातावरण में बच्चा अधिक सीखता है। इसके बाद है परिपक्वता सीखने की सीमाएं निर्धारित करता है और उन्हीं सीमाओं के अंदर सीखने के कार्य हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि परिपक्वता जो है वह सीखने की सीमाएं निर्धारित करता है और उन्हीं सीमाओं के अंदर सीखने के कार्य हो सकते हैं। प्रत्येक अधिगम के लिए परिपक्वन की एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है। जब तक उंगलियां परिपक्व नहीं होंगी बच्चा कलम नहीं पकड़ सकेगा। अतः स्पष्ट है कि परिपक्वन पर ध्यान रखते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास होना चाहिए। अब अगला है कि अधिगम यानी कि सीखना विरले हील परिपक्वता की अंतिम सीमा तक पहुंच पाता है। बच्चा ही नहीं सभी प्राणी अपनी संपूर्ण योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ भाग बचा रखते हैं। यह एक स्वाभाविक यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है, जिससे प्राण रक्षा भी होती है। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह होता है कि बच्चे अपनी परिपक्वता सीमा तक पहुंचने से पहले ही सीखने का कार्य छोड़ देते हैं। अतः बच्चा जितना वास्तव में सीखता है उससे अधिक सीखने की योग्यता अथवा परिपक्वता उसमें रहती है। अब अगला है परिपक्वता से विकसित योग्यताएं विभिन्न प्रकार के व्यवहार, कला कौशल इत्यादि के रूप में प्रकट हो सकें। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे को वातावरण के उद्दीपनों से प्रभावित किया जाए, अर्थात बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं या उन्हें सिखाया जाए, अन्यथा उनमें योग्यताओं के बावजूद कुशल व्यवहार विकसित नहीं हो सकेंगे। इस अर्थ में परिपक्वन और सीखना एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि परिपक्वता और अधिगम ये दोनों काफ़ी ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। और अब एक और पॉइंट इसमें है परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतःक्रिया, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेते हैं कि विकास के लिए परिपक्वन और अधिगम एक गाड़ी के 2 चक्कों के समान है। बच्चों का पूरा विकास दोनों के तालमेल से ही संभव है।
जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, परिपक्वन का महत्व क्रमशः कम होता जाता है। जन्म से पहले की अवस्था में विकास के लिए परिपक्वन का महत्व अधिक होता है। यद्यपि सेंटोगो 1966 में इन्होंने अपना विचार दिया था कि गर्भस्थ शिशु यदि अधिक क्रियाशील रहा तो जन्म के बाद भी वह अधिक सक्रिय रहता है और अपेक्षाकृत कम आयु में ही कौशल विकसित करने लगता है। अधिक सक्रिय होने का अर्थ है अधिक अभ्यास करना अथवा सीखना। जन्म के बाद की अवस्था में परिपक्वन और अधिगम के बीच और अधिक गहरा संबंध दिखाई देता है। बुहलर एक मनोवैज्ञानिक हुए। 1971 में उन्होंने अपना विचार दिया था कि आनुवांशिक योग्यताओं और वातावरण की सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही विकास होता है। कोल्डवेल एक मनोवैज्ञानिक हुए। 1970 में इन्होंने अपना विचार दिया था कि यदि गरीबी के कारण या माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण किसी अन्य कारण से बच्चे का वातावरण प्रचुर नहीं रह सका, अर्थात उसमें उद्दीपनों का अभाव हो गया, तो बच्चों की आनुवांशिक योग्यताएं पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती हैं। टेलर ने अपना मत दिया कि अनाथालयों में पलने वाले बच्चों का शब्द भंडार छोटा होता है, उनका संबोधन कमज़ोर होता है तथा उनका ध्यान बहुत अधिक भटकता रहता है, जिससे वे अपने अनुभवों को संगठित नहीं कर पाते हैं। इन सभी त्रुटियों का कारण यही होता है कि अनाथालयों का वातावरण बहुत दरिद्र अथवा उद्दीपनहीन रहता है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जेलाज़ो। इन्होंने 1972 में अपना विचार दिया कि बच्चों को आरंभ से पर्याप्त उद्दीपन, अवसर और प्रशिक्षण देने से विकास के लक्षण कुछ पहले ही प्रकट होते हैं। इसके विरुद्ध एक और मनोवैज्ञानिक हुए गॉट्स। इन्होंने कहा कि समय से पहले बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास करने से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। जैसे समय से पहले ही बच्चे को यदि बेसहारा खड़ा कर दिया जाए तो वह गिर सकता है, जिससे उसके मुलायम सिर में चोट लग सकती है। परंतु मैकग्रो एक और मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर कहा कि प्रयोग पर ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि समय से पहले अर्थात बिना परिपक्वन हुए प्रशिक्षण देने से भी कुछ लाभ होता है। मैकग्रो ने जॉनी और जिमी नामक 2 जुड़वा बच्चों को लिया। जॉनी को चलने का प्रशिक्षण दिया और उस अवधि में जिमी को ऐसा अवसर नहीं दिया। जॉनी को उस समय तो कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु जीवन भर वह जिमी से अधिक फुर्तीला रहा। 2.5 वर्ष की आयु में एक्सरे से पता चला कि जॉनी के पांव की मांसपेशियां जिमी से अधिक विकसित थीं। 10 वर्ष की आयु में भी यह भेद वर्तमान था। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने मत दिए और इन मतों के आधार पर हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर आगे एक और मनोवैज्ञानिक हुए फाउलर। इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण चाहे किसी भी आयु में दिया जाए, बच्चे अवश्य लाभान्वित होते हैं और यह लाभ जटिल कार्यों में अधिक होता है। स्किनर ने विचार दिया कि विकास में परिपक्वन अधिगम भेद करना ही गलत है। यदि यह कहा जाए कि अमुक विशेषता सीखने से विकसित हुई तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उस अवधि में परिपक्वन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। जातिगत विशेषताएं तो बिना सीखे ही विकसित होती हैं। व्यक्तिगत गुण सीखे जाते हैं और यह सीखना परिपक्वन पर ही आधारित होता है। आइए अब समझते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। तो इसमें देखेंगे कि मानव विकास की अवस्थाएं कितनी हैं और किस अवस्था की क्या विशेषता है। मानव के संपूर्ण विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा गया है और विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं और उसकी अवधि क्या है, आप इसे देख लें। पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था या गर्भावस्था है। गर्भाधान से लेकर के जन्म तक इसकी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था शिशुकाल या शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था इसकी रखी गई है। तीसरी अवस्था बाल्यकाल या बाल्यावस्था है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था आपको 4 से 6 वर्ष तक है, वहीं उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक है। इसके बाद अगली अवस्था किशोरावस्था है, 13 से 19 वर्ष या 18 वर्ष तक ही कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो 13 से 18। इसके बाद युवावस्था
आपको 18 से आगे 25 वर्ष तक युवावस्था, वहीं प्रौढ़ावस्था 26 से 60 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था को भी दो भागों में कहीं कहीं आप देख सकते हैं। युवा प्रौढ़ावस्था 25 से 40 की उम्र को कहते हैं, उत्तर प्रौढ़ावस्था 40 से 60 की उम्र को कहते हैं, और इसके बाद वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। 60 वर्ष के बाद की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लोग विकास की अवस्था और इसकी जीवन अवधि को देखते हैं और आप इसे नोट करते चलें। अब इन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके संदर्भ में हम लोग को जानकारी लेते हैं। सबसे पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था में देखेंगे कि अवस्था गर्भाधान के समय से लेकर के जन्म के पहले की अवस्था है। इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तीव्र होती है, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं वे विशेष रूप से शारीरिक होते हैं। समस्त शरीर रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था की घटनाएं होती हैं। हमारे बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वह गर्भावस्था के दौरान ही तैयार होता है। संपूर्ण गर्भकालीन विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था, इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है, भ्रूण अवस्था इसको कह सकते हैं। इस अंडे में भीतर तो कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है, परंतु ऊपर से किसी प्रकार का परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ता है। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय में तैरता रहता है, जिसके कारण इसे कोई विशेष पोषाहार नहीं मिल पाता है। परंतु 10 दिन के बाद यह गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और माता के शरीर पर भोजन के लिए आश्रित हो जाता है। तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है, जिसे भ्रूण अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के जीव को भ्रूण कहते हैं। ठीक है। विकास की गति बहुत तीव्र होने के कारण इस अवस्था में भ्रूण के भीतर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के प्रायः सभी मुख्य अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 2.25 इंच से 2 इंच तक तथा उसका भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है। परंतु भ्रूण का स्वरूप वैसा नहीं होता है जैसा नवजात शिशु का होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। इस अवस्था में सिर का आकार जो है वह अन्य अंगों के आकार में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले सिर का विकास होता है, इसलिए सिर का आकार सबसे ज़्यादा होता है। कान भी सिर से काफ़ी नीचे स्थित होते हैं। नाक में भी केवल एक ही छिद्र होता है और माथे की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक होती है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को मेंसोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे कि बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को मेंसोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। इन्हीं 3 परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इनमें से मस्तिष्क का विकास तो बड़ी तेज़ी से होता है। 4 सप्ताह की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न भागों को पहचाना जा सकता है। बीच की परत से त्वचा की भीतरी परत तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया से संबंधित अंग तथा विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। अब इसके बाद है गर्भकालीन विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। यह तीसरे महीने के प्रारंभ से जन्म लेने के पूर्व तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को निर्माण की अवस्था नहीं बल्कि विकास की अवस्था समझना चाहिए, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। प्रत्येक महीने गर्भस्थ शिशु के आकार तथा भार में वृद्धि होती रहती है। 5 महीने में इसका भार 10 औंस तथा लंबाई 10 इंच तक होती है। 8वें महीने में शिशु वजन में 5 पाउंड का हो जाता है और लंबाई 18 इंच तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 7 साढ़े 7 पाउंड तथा लंबाई 20 इंच की होती है।
इस अवस्था में हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल कार्य करने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि 7वें महीने में ही बच्चा पैदा हो जाए तो यह जीवित रह सकने योग्य हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे का जन्म प्रीमैच्योर बेबी उसे कहते हैं, पहले हो जाता है, 7वें महीने में ही हो जाता है, तब भी वह जीवित रह सकने योग्य हो जाता है। अब ये थी गर्भावस्था, गर्भाधान अवस्था की विशेषताएं। अब आगे बढ़ेंगे शैशवावस्था की ओर। तो शैशवावस्था में आप देखेंगे कि जन्म से लेकर के 3 वर्षों की अवस्था को शैशव की अवस्था कहा जाता है। इस आयु के बालक को नवजात शिशु भी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता है। जन्म लेने के बाद जिस नए वातावरण में बालक अपने को पाता है उसे समझना और उसमें अपने आप को समायोजित करने के लिए उसके लिए आवश्यक होता है। अतः इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक या शारीरिक विकास के लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अब इसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, विकासात्मक मनोविज्ञान में बाल्यावस्था का प्रयोग प्रायः व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ में बाल्यावस्था गर्भकाल से परिपक्वता तक के जीवन प्रसार को कहा जाता है, परंतु जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही होता है। उस संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति विकास की एक विशेष अवस्था समझी जाती है, जिसमें कुछ मानसिक और शारीरिक विशेषताएं आविर्भूत होती हैं। अपने संकुचित अर्थ में बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इस लंबी अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था 7 से 12 की आयु को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था की, तो इन दोनों को ही हम लोग यहाँ देखेंगे। निरंतर वातावरण के संपर्क में रहने के कारण इस अवस्था में बालक उससे भली भांति परिचित हो जाते हैं और उस पर यथासंभव नियंत्रण करने लगते हैं। वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए वह नित्य प्रयास करता रहता है। इस प्रकार का समायोजन स्थापित करना ही बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है, प्रमुख समस्या होती है, और इस प्रक्रिया में उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर कार्य करती है। समूह प्रवृत्ति इस अवस्था की एक दूसरी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप बालक के भीतर सामाजिक भावनाओं का विकास प्रारंभ होता है और घर के भीतर सीमित वातावरण से ऊब कर वह बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। अब इसके बाद है हम लोग देखेंगे वयः संधि। एक छोटा सा पॉइंट है। वयः संधि वास्तव में बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था मानी जाती है। यद्यपि इस अवस्था का विस्तार बहुत छोटा होता है, फिर भी इसका कुछ भाग बाल्यावस्था में और कुछ किशोरावस्था में पड़ जाता है। इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता काम शक्ति का प्रथम उदय और तत्संबंधी इंद्रियों की परिपक्वता मानी जाती है। चूँकि यौन भिन्नता और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण काम शक्ति का प्रथम उदय और जननेंद्रियों की परिपक्वता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग आयु में पाई जाती है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वयः संधि किस वर्ष शुरू होती है। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्षों के बीच शुरू हो जाती है, जबकि बालकों में इसके 1 वर्ष बाद। इस अवस्था में होने वाले यौन संबंधी विकासों के कारण बालक अपने संवेगात्मक और सामाजिक नियंत्रण को प्रायः खो बैठता है। अन्य शारीरिक और मानसिक विकासों की गति इस अवस्था में बड़ी तीव्र होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किशोरावस्था, और किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। किशोरावस्था बाल काल की अंतिम अवस्था होती है। संपूर्ण बाल विकास में इस अवस्था का बहुत ही महत्व समझा जाता है। इस अवस्था का सविस्तार उल्लेख हम लोग एक अलग ही अध्याय में करेंगे, और यहाँ पर हम लोग संक्षेप रूप में देख लेते हैं। यह अवस्था प्रायः 13 से 19 वर्ष के बीच मानी गई है। इसके बाद परिपक्वता का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था जीवन की सुनहली अवस्था समझी जाती है। इस अवस्था की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं, सामाजिकता और कामुकता। इन्हीं से संबंधित अनेक परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं। यह अवस्था कई दृष्टियों से शारीरिक और मानसिक उथल पुथल से भरी होती है, और इसीलिए इसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। इसे शैशव की पुनरावृत्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में बाल्यावस्था की स्थिरता और शांति नहीं दिखलाई पड़ती है। स्वभाव से भावुक होने के कारण किशोर बालक ना तो अपना
शारीरिक और ना ही मानसिक समायोजन उचित रूप से स्थापित कर पाता है। अतः शिशु की ही भांति उसे वातावरण के साथ अपना नवीन समायोजन प्रारंभ करना पड़ता है। किशोरावस्था कामुकता के जागरण, संवेगात्मक अस्थिरता, विकास, विकसित सामाजिकता, कल्पना बाहुल्य तथा समस्या बाहुल्य की अवस्था मानी जाती है। किशोर बालक और बालिका में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप बदल जाता है। उनके हृदय स्फूर्ति और जोश से भर जाते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में उन्हें एक नया अर्थ दिखलाई पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किशोरावस्था में प्रविष्ट होकर बालक एक नया जीवन ग्रहण करता है। परंतु सत्य यह है कि किशोर बालक बालिकाओं की इन अद्भुत उमंगों के पीछे उनकी यौन परिपक्वता कार्य करती है। कामेच्छा जागृत हो जाने के कारण किशोरों को यह अवस्था बड़ी प्रिय और आनंदमयी लगने लगती है। इसलिए कोई किशोरावस्था को अपने जीवन की सुनहरी अवस्था कहकर पुकारता है और कोई उसे अपने जीवन का बसंत समझता है। अब इसके बाद की अवस्था है युवावस्था। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विगत 50 से 60 वर्षों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अवधि में वृद्धि हुई है। इन दोनों के मध्य की अवस्था को युवावस्था का नाम दिया गया है। 20 वर्ष से 25 से 26 वर्ष तक की इस अवस्था में व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा रोजगार के अवसरों की तलाश में रहता है। इस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारत में पुरुषों के लिए इस अवस्था की औसत आयु 26 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 22 वर्ष है। रोजगार के अवसर त्वरित गति से सभी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। सम्यक रोजगार प्राप्त होने अथवा विवाह हो जाने तक के 20 से 25-26 वर्ष के व्यक्ति युवावस्था के अंतर्गत समझे जाते हैं। अब इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था का प्रसार 26 से 40 वर्ष तक समझा जाता है। इस अवस्था को नए कर्तव्यों और बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था समझा जाता है। व्यक्ति इसी अवस्था में बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर दत्तचित्त होता है, परंतु यह तभी संभव है जब वह विभिन्न परिस्थितियों के साथ अपना स्वस्थ समायोजन स्थापित कर सके। इन अन्य अवस्थाओं की भांति प्रौढ़ावस्था में भी समायोजन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन तथा व्यवसाय के साथ स्वस्थ समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। जिन्हें अपने बाल्यकाल में माँ बाप का अनावश्यक संरक्षण मिला होता है, वे इस अवस्था में जल्दी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक समायोजन ठीक नहीं हो पाने से प्रायः कुछ समाजों में तलाक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफल और संतुष्ट होने के लिए उसकी उपलब्धियां ही नहीं वरन समुचित समायोजन की क्षमता भी आवश्यक होती है। अब इसके बाद वृद्धावस्था है और यह जीवन की अंतिम अवस्था समझी जाती है। 60 वर्ष के बाद की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। इसमें मानसिक और शारीरिक जो शक्तियाँ होती हैं वो क्षीण होने लगती हैं, उनमें ह्रास होना शुरू हो जाता है। वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति भी बहुत तेज़ी से क्षीण होने लगती हैं। तो बुढ़ापे में मनुष्य में एक प्रकार की उदासीनता का भाव विकसित होने लगता है, परंतु जिन वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जितनी उत्तम होती है और अपने को समाज और परिवार के लिए जितना अधिक उपयोगी समझते हैं, उन्हें उतनी ही अधिक प्रसन्नता और मानसिक संतुष्टि का अनुभव होता है। अब देखेंगे कि विकास के स्वरूप तथा विकास की उपर्युक्त प्रमुख अवस्थाओं का समुचित ज्ञान होना 3 दृष्टियों से आवश्यक है। विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होने से हमें यह पता रहता है कि बालक के भीतर विभिन्न आयु स्तर पर किस प्रकार के परिवर्तन दिखलाई पड़ेंगे। साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि कोई शारीरिक अथवा मानसिक गुण किस अवस्था में पहुंचकर परिपक्व होगा। अतः हम उसके समुचित विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तथा शिक्षण का प्रबंध कर सकते हैं, ताकि उस गुण विशेष का विकास सुंदर से सुंदर ढंग से हो सके। विकास के स्वरूप तथा उसकी अवस्थाओं का ज्ञान का दूसरा लाभ है कि इस ज्ञान के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि किस बालक का विकास सामान्य ढंग से चल रहा है और किस बालक का विकास असामान्य ढंग से चल रहा है। अर्थात हम यह देख सकते हैं कि कौन सा बालक पिछड़ा हुआ है और किस बालक में जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो रहा है।
तो ऐसा निश्चित करना इसलिए संभव है क्योंकि प्रायः सभी बालकों के विकास की प्रणाली समान ही होती है। बालकों को विभिन्न प्रकार का निर्देशन देना भी तभी संभव हो पाता है जब हम उनके विकास की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसी अवस्था विशेष में पहुंचकर बालक के भीतर जिन शारीरिक मानसिक क्षमताओं का उदय एवं विकास होता है, उन्हीं को दृष्टि में रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा संबंधी अथवा व्यवसाय संबंधी निर्देशन दिया जा सकता है। अतः बालकों के पालन पोषण, उन्हें समझने तथा उन्हें निर्देशन देने की दृष्टियों से विकास तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का समुचित ज्ञान प्रत्येक माता पिता, संरक्षक और शिक्षक के लिए श्रेयस्कर होता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने विकास की अवस्था तक को समझ लिया, अधिगम की चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो आज का पहला चैप्टर है हमारा, यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।